उनका भविष्य, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भविष्य आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय में? एक तो उनके मध्य प्रदेश में भी कहते थे 150 से ज्यादा सीट आएगी। ना तो कांग्रेस का कोई भविष्य बचा है और ना राहुल गांधी जी का भविष्य बचा है। सर, जो मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल आ रहा है वो एनडीए को 353 368 तक बता रहा है, इंडिया गठबंधन जो है उसको 118 से 133 तक बता रहा है और अन्य दलों को 43 से 48 बता रहा है। और इसी तरीके से पामार करके जो है उसमें 359 सीट बीजेपी को और इंडिया गठबंधन को बता रहा है, साथ एनडीए को बता रहा है, सॉरी, और इंडिया गठबंधन को 154 सीट और 30 सीटें अदर को बता रहे हैं। क्या कहेंगे? 400 पार एनडीए निश्चित तौर पर 4 तारीख को हम 400 पार होंगे और अकेली बीजेपी 370 पार करेगी। और सर मध्य प्रदेश में सर 29 में से 29 और भारी अंतर से, सामान्य नहीं, भारी अंतर से जीतेंगे। यूपी के सर क्या देख रहे हैं? यूपी में जो यूपी के भी बताया जा रहा है 75 सीट से ज़्यादा बता है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रहे हैं हम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी क्लीन स्वीप। थैंक यू सो मच। एग्जिट पोल जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी एनडीए के नेता बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और चेहरे की चमक बढ़ी हुई है। आलोक सर, आप पहले सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने तो ये भी कह दिया राहुल गांधी भी और कांग्रेस भी दोनों का भविष्य खत्म हो रहा है। आप इससे पहले डिस्कशन में कहते रहे हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन 10 साल 20 साल बाद हो सकता है पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी हो, वो मजबूत नेता बन चुके हो तब तक। कृष्णा जी, कल आपने कि ज्योतिषी जी को बुलाया था, हमारे वो ऐसे लोग बता सकेंगे, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि तत्काल जिस तरह से नरेंद्र मोदी की रणनीति बनी वो एक के बाद एक, जैसे और उसके पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, अडवाणी जी के समय में मोदी जी को किस तरह से वहाँ पर गुजरात में ले जाया गया, इसी तरह शिवराज सिंह जी को ले जाया गया। तो सेकंड पंक्ति जो सेनापति तैयार करती है पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हूँ लेकिन मैं कार्यकर्ता भी हूँ, और इसीलिए जिस ढंग से वो अभियान करते हैं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। देखिए, दूसरे को स्पेस देना, जगह देना, जैसे आप बोलने का मौका देती है सबको बात करने का, ऐसे ही नरेंद्र मोदी के बारे में इमेज है कि साहब वो दूसरों को कैसा करे। वो उन्होंने सबसे संवाद रखा और उनको जिस राज्य में जिसका कोई प्रभाव है, एकनाथ शिंदे सचमुच में बाला साहब ठाकरे के समय से पूरा बंबई, उस इलाके में मुंबई और महाराष्ट्र में उनका असर काम के आधार पर था। उद्धव ठाकरे बने, वो अच्छे फोटोग्राफर थे एक समय में, और परिवार में चूंकि बेटे हैं इसलिए उनको उन्होंने अधिकार बना उनका, लेकिन राज ठाकरे उनसे ज्यादा डायनामिक भी रहे, और बल्कि पहले लोग मानते थे कि राज ठाकरे को मिलेगी, लेकिन जो पूरा संगठन बनाया वो एकनाथ शिंदे ने किया, इसलिए पूरी शिवसेना का उसको मान्यता भी मिल गई। इसी तरह अजित पवार को कई वर्षों से शरद पवार राष्ट्रीय राजनीति में थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते थे कांग्रेस की वजह से या गठबंधन से। अजित पवार ने जब पूरा संगठन खड़ा किया वो भी बीजेपी के साथ आए, तो उनको स्थान दिया। आप याद करिए, शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री पद के हमेशा देने की दिए, मनोहर जोशी, मैं मिला उनसे, मतलब मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं किया कि वो बिल्कुल अपना ही मुख्यमंत्री बनेगा, वो सबको स्पेस देते। आज इसीलिए नायडू, चंद्रबाबू नायडू साथ में आने को तैयार हो गए फिर से, जबकि वो बड़े विरोधी थे और वहां मुस्लिम वोट भी होता है आंध्रा में। और देखिए वो गठबंधन अभी तक जो संकेत अपने सर्वे में या दूसरे सर्वे में भी आए हैं, तो दूसरों को साथ लेकर चलने की क्षमता कांग्रेस तो हजम करने की क्षमता में है। चंद्रशेखर जैसा यंग टार्क जो इंदिरा गांधी का बनाया हुआ था, जो बड़ा ही विचारों से कांग्रेसी था, उसको बना करके 4 महीने में हटा दिया। चरण सिंह मूलतः कांग्रेसी थे, उनको बना करके 15 दिन के अंदर संसद में जाते ही उनको गिरा दिया। मैंने आज उनको भारत रत्न दिया गया। लोग इसको भूल सकते हैं इस बात को कि आप इतना बड़ा धोखा दे, 1 महीने 15 दिन के अंदर किसी को गिरा दे। और जो दोनों ईमानदार लोग थे, चंद्रशेखर और चरण सिंह, उन पर व्यक्तिगत रूप से आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका। आपने कई सीनियर लीडर्स की आपने बात की आलोक सर, राहुल गांधी की इससे पहले आपने बात की। सेकंड लाइन लीडरशिप विपक्ष में कहां जाती नजर आती है, इस पर आगे हिमांशु जी से सवाल मैं करूंगी, लेकिन इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं और उसमें से एक ये भी, हमने पूछा था इससे पहले कि विपक्ष का इसके बाद क्या होगा, राहुल गांधी क्या करेंगे। ऐसे ही कुछ और नाम है अलग अलग स्टेट्स के, उसमें महाराष्ट्र से शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, पार्टी और परिवार में पहले ही टूट हो चुकी है। फिर अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो फिर मायावती, जम्मू कश्मीर आप जाएंगे तो महबूबा मुफ्ती, जैसे ऐसे कई नेता हैं। हिमांशु जी, क्या ये नेता महत्वहीन अब हो रहे हैं? साथ ही साथ इन अगर पार्टियों की बात करें तो सेकेंड लाइन लीडरशिप भी नजर नहीं आती, तो फिर कैसे बढ़ेंगी ये पार्टीज आगे? नहीं, ये परिवारवादी पार्टी जो भी है,
हमारे देश के अंदर, हर एक राज्य के अंदर आपको एक क्षेत्रीय सत्रप मिल जाएगा। और ये क्षेत्रीय सत्रप जो है उनके यहाँ परंपरागत रूप से परिवारवाद चलता रहा है। अभी देखिए, मैं आपको महाराष्ट्र का एक उदाहरण दूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा था कि बाला साहब ठाकरे के समय से उनके भतीजे राज ठाकरे जी बहुत अच्छा कार्टून्स बनाते थे बाला साहब की तरह, और राजनीति भी पूरी की पूरी समझते थे। मगर जहाँ पर उत्तराधिकारी की बात आई तो वो उद्धव को सौंपा गया। अभी इसकी वजह से राज ठाकरे शिवसेना से निकल गए और आज वो रिलेवेंट फिर से हो रहा है। इसके लिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि युवा नेता है और अभी एनडीए में आ चुके हैं। उनकी जो मनसे है वो एनडीए में आ चुकी है। स्थानिक स्तर पर उनका काफ़ी इलाकों में असर पड़ता है और वो आपको महाराष्ट्र के चुनाव जब आएंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो इसी तरह से अगर आप महबूबा मुफ्ती की बात करें तो महबूबा मुफ्ती एक समय में मुख्य प्रधान रही थी, मगर इस बारी क्या वो अपनी लोकसभा सीट बचा पाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। इसी तरह अगर आप अखिलेश की बात करें तो अगर अखिलेश अपनी पार्टी को पिछले बारी जीते थे उससे ज़्यादा सीट जीता सकते हैं, डबल सीट जीता सकते हैं, तो भैया बन चलो ठीक है कि बात चल जाएगी। अभी मगर नहीं जीता सके तो अभी मायावती जो बहुत टैक्टिकल चुनाव लड़ रही है, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रही। मेरे हिसाब से तो वो विधानसभा की तैयारियां कर रही है, क्योंकि वहां पे तीपांकिया जंग के अंदर मायावती ऐसा समझती है कि दलित वोट उनका तबका है और वो वोट उनके पास ही जाते हैं। एक कमिटेड वोटर क्लास है वहां पर। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली हैं। ऐसा नहीं है कि एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ ही होता नजर आता है, जाता नजर आता है, या फिर जो दलित समाज के लोग हैं वो मायावती के सपोर्ट में ही नजर आते हैं। वक्त बदल रहा है और जो वोटर्स हैं उनके जहन में मुद्दे भी बदले हैं और अपनी पसंदीदा पार्टी भी उन्होंने चेंज की है। और अगर चेंज नहीं की होती तो बीजेपी को ये बढ़त नहीं मिलती और वोटिंग परसेंटेज बढ़ता नहीं, वोट शेयर बढ़ता नहीं। सुमित पीर, अभी थोड़ी देर पहले शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे राहुल गांधी का भविष्य खत्म हो गया है, कांग्रेस का भविष्य खत्म हो गया है। अभी अंजलि ने जिक्र किया जिस तरीके से जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो अब महत्वहीन साबित होते हैं, उनका अस्तित्व उस तरीके से नजर नहीं आता। तो सवाल ये भी कि भविष्य में क्या विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो अभी बीजेपी और एनडीए की बढ़त है। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल और है, सवाल है अखिलेश यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, केजरीवाल और ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि ये वो नेता हैं जो अभी एक्टिव हैं और उस तरीके से उम्र दराज नहीं है जिससे पहले हमने बाकी नेताओं का जिक्र किया, जिसमें उद्धव ठाकरे भी थे, जिनमें शरद पवार थे, या फिर वहां और बाकी नेताओं का हमने जिक्र किया। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इन सभी नेताओं के इतने दौरों के बाद, इतनी चुनावी सभाओं के बाद अगर इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन क्या है सुमित जी? रचना जी, इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये है कि अगर आप पूरे गठबंधन को देखें, मुझे लगता है ये बेटा और बेटी बचाओ आंदोलन है। नहीं, मोदी जी वाला नहीं, इनका मैं इंडी वालों को कह रहा हूँ। देखिए, उमर अब्दुल्ला है फारूक अब्दुल्ला के बेटे, उनको राजनीति में रखना है जी। फिर यहाँ आएंगे मान साहब को, अपने बेटे को बचाना पंजाब, ठीक है जी। वहाँ अखिलेश भैया मुलायम सिंह जी के बेटे, उन्हें बचाना। वहाँ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे, उन्हें बचाना। डीएमके वाले को, उन्हें नीतीश टैलेंट को बचाना है। मतलब अगर आप देखेंगे सारे गठबंधन में एक ही चीज आपको ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीति में लाना चाहती है। ये जो परिवार से मोह है, ये जो राष्ट्र वाला मोह है परिवार से, ये जाके इनके पतन का कारण बन रहा है। एक एबल लीडर, एबल कार्डर दे रहे, और आप ये परिवारवाद के पढ़ते हुए जो भी आपका एक परिवारवादी चेहरा, उसको आप लाने की कोशिश करें। राहुल गांधी क्या, राजीव गांधी जी के बेटे, इसलिए उनको राजनीति में रहना। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी की बेटी, इसलिए उनको राजनीति में रहना। और वहाँ शरद पवार जी की बेटी है सुप्रिया सुले, इसलिए उनको राजनीति में रहना है। मुझे बताइए, अगर आप भाजपा से इनका कंपैरिजन करें, नरेंद्र मोदी किसके बेटे हैं? अब बड़े बड़े भाजपा में है, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का परपोता नहीं। ये वहाँ अगर है केवल अपनी कार्यशैली और अपने दमखम पे, वहां पे अगर ये डिलीवर नहीं कर पाते तो कोई दूसरा नेता आता है जिसमें काबिलियत हो, वो आके इनको रिप्लेस कर जाता है। ये परिवारवादी पार्टियों में संभव नहीं है। अगर वो अब भी नहीं बदले, अगर वो बदले, उनकी दुकान धीरे धीरे बंद होती जाएगी। और मैं केजरीवाल के परिप्रेक्ष्य में एक बात बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट है रचना जी। देखिए, केजरीवाल में नंबर 1,
केजरीवाल जी दिन में 5 कॉन्फ्रेंस करते, आपका केजरीवाल, तुम्हारा केजरीवाल, कहते थे मोदी इज अ साइकोपैथ, मोदी मुझसे डरता है, मुझे जेल में इसलिए डाला नहीं तो मैं चुनाव जीत जाता। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी को 21 दिन दिए, आपने खूब प्रचार प्रसार किया। अगर आपकी साहब 3 सीटें आती है पंजाब में जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो आप तो राष्ट्रीय नेता है नहीं, आप तो रीजनल क्या लोकल नेता बन के रह गए यानी कि आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ा केजरीवाल का प्रचार प्रसार, फर्क नहीं पड़ा। ठीक मैं है। कह रहा हूँ रचना जी, अगर 3 सीटें आ रही है और अगर दिल्ली में 7 की 7 आ रहे हो, ये जितने आपने आरोप लगा, जितने आपने उल चीजें बताई, तो ये ठीक है, ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होंगे ये 4 जून को भी पता लगा सुमित पीठ जी। लेकिन इंडिया न्यूज के कुछ सवाल हैं, और एक और सवाल ये भी है कि क्या सहूलियत से और समय समय पर की जाने वाली राजनीति का रिवाज मोदी ने खत्म कर दिया है? इसका जवाब मैं चाहूंगी आलोक सर आप दें। साथ ही साथ चूंकि इससे पहले अखिलेश और तेजस्वी का जिक्र हुआ था, क्या ये अग्नि परीक्षा का भी समय है तेजस्वी यादव साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए? चूंकि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, पत्नी डिंपल यादव भी चुनाव लड़ रही हैं, और नेताजी के बाद अब पूरी तरह से पार्टी की जो कमान है वो अखिलेश यादव के हाथ में है। अगर कुछ कमाल नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या सवाल ये भी उठेंगे कि भाई पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं अखिलेश यादव, अगर अपनी खुद की भी सीट हार जाते हैं? आलोक सर। अदिति जी देखिए, समाजवादी पार्टी में दिक्कत यह है, शिवपाल यादव उनके चाचा हैं। पहले तो आपको याद होगा पिछले इलेक्शंस के समय मुलायम सिंह जी के रहते ही बिल्कुल बल्कि पार्टी विभाजित सी हो गई। बाद में उसको संभाला, मुलायम ने सबको समझाया, भाई को, बेटे को, और उन्होंने उदारता दिखाई। और मुलायम सिंह यादव पिछले चुनाव के समय में 2019 में उन्होंने कहा कि मेरी कामना होगी, संसद में रिकॉर्ड में है कि हाँ नरेंद्र मोदी जीत के आए अगली बार। इससे आप अंदाज लगाइए कि वो अंदर से भी समझते हैं अपनी शक्ति को। और अखिलेश जी एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी जब कमजोर हो रही है तो वो फिर भी, लेकिन कांग्रेस का उन्होंने साथ लिया, लेकिन बल्कि उसका नुकसान पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी उनकी क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ राहुल गांधी गिर गई। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव, आपने जो कहा ठीक, राहुल से ज्यादा बेहतर स्थिति में अखिलेश का, चूंकि समाज में थोड़ा बहुत पिता के या उसके आधार पर तो काम वो करते रह सकते हैं, क्योंकि पार्टियों में सबको अस्तित्व रहने का हक है। सुब्रमण्यम स्वामी आज तक है, वो एक पार्टी अकेले अलग बना ली थी, बाद में बीजेपी में फिर आ गए। वरना देखा जाए तो अकेली पार्टी बलराज मधोक जो भारतीय जनसंघ वाले संस्थापक, उन्होंने अलग पार्टी बनाई तो नहीं रह सके। तो अखिलेश यादव भी अस्तित्व बने रखे, 1-10 आदमी 5 आदमी। लेकिन तेजस्वी यादव का भी यही आश्रय है। पूरा लालू यादव ने उनके नाम पर भी जो भ्रष्टाचार कर लिया, जमीन घोटाला, जो रेलवे की भर्ती वाला मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ये जनता से कमिट किया है। मीडिया पर हम लोग बल्कि खुद सवाल पूछेंगे आप कब इनको जेल में भेज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था अब अगली बार आने दो, मैं भ्रष्टाचारियों को और बड़ी ये बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलीज में, बल्कि लास्ट चरण की जो रैली थी उसमें पीएम मोदी ने कहा, नाम इनफैक्ट लिया, पार्टियों का भी जिक्र किया और कहा कि अब इनकी बारी है, तैयार रहिएगा। इसलिए मैं एक बात जोड़ूंगा कि देखिए, केजरीवाल साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने खुद कह दिया कि मैं तो जेल जा ही रहा हूं भाइयों बहनों, अब देखो मेरे बाद मेरी पार्टी के नहीं, ममता जी भी जेल में आएंगी। मतलब उनको, कविता जी को जो तेलंगाना की नेता हैं वो भी बेटी ही हैं, लेकिन उनको तो वो जेल ले ही गए पहले। अब वो चाहते हैं ममता भी आ जाए, राहुल भी आ जाए। जनता के जो दिल दिमाग को खुला कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और ये बता दिया है कि जनता किस पर भरोसा करे इस चुनावी माहौल में। और जनता बहुत स्मार्ट है, वो जानती है विधानसभा इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना है और लोकसभा इलेक्शन यानी कि देश की सरकार के लिए किसको सपोर्ट करना है। एक सवाल और जहन में है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हजारों लोगों को साथ लेकर चलते रहे। तो सवाल ये भी कि राहुल गांधी ये तमाम यात्राएं कर भी जनता का विश्वास उस तरीके से जीत क्यों नहीं सके, क्योंकि जो नंबर सभी हैं वो ज्यादा होने चाहिए थे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों का सपोर्ट दिखाई दे रहा था या दिखाया गया था। अजीत मंडोला जी भी जुड़ गए हैं साथ में। अजीत जी, क्या रीजन है कि राहुल गांधी को यात्राओं में सपोर्ट दिखता है लेकिन वोट बैंक के तौर पर सपोर्ट नहीं मिलता? नहीं देखो, मैं जो देख पा रहा हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ इतने टाइम से, एक तो बहुत क्लियर हो गया देश की राजनीति में कि जो 24/7 काम करेगा, सुबह उठ के शाम तक काम करेगा, ये नहीं सोचेगा कि मुझे विदेश जाना है, कहीं जाना है। देखिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम ये वो नेता हैं जिनको लगता है हमारे पिताजी ने विरासत छोड़ी हुई है और हमको पार्ट टाइम राजनीति करनी है। और इस बार अखिलेश यादव और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने राहुल को भी फंसा दिया कि बेटा तुम जाति की राजनीति में फंसो और उसके बाद देखो तुम दलित और SC ST और तमाम लोग जो है एक तरफा वोटिंग करेंगे और हमको कुछ नहीं करना।
5 साल में एक बार निकलना है। एक मुझे देखिए, इन सब नए लड़कों में तेजस्वी यादव संघर्ष कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मेहनत कर रहा है। लेकिन अखिलेश यादव तो जब चुनाव आता है तब वो एक टोपी पहन के निकलते हैं लाल रंग की, और मीडिया को लेकर, और उनका एक वही। अच्छा, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकली। मैं जानता हूं भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ आई, वो ठीक है, लेकिन वो कितनी प्रायोजित भीड़ थी आपको पता है? पर डे का खर्चा 1 से 2 करोड़ रुपए था। राहुल गांधी को मैसेज दिया गया कि वो आम आदमी से मिल रहे, आम आदमी नहीं मिल पाया उनसे। जो उनका एक सुरक्षा कवच होता था उनके चेले चपाटों का, उन तक वही पहुंचता था जिनका जुगाड़ होता था। मैं बहुत दावे से इस बात को कह रहा हूं, दूसरी यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी। बिल्कुल अजीत जी, राहुल गांधी की हमने वो तस्वीरें भी देखी जब वो रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते दिखे, ट्रक भी उन्होंने चलाया, ऑटो वालों से भी बातचीत की, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं नजर आया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं वो गुड न्यूज एनडीए के लिए बता रहे हैं। आगे भी तमाम पैनल के साथ चर्चा रहेगी जारी।